एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इतिहास अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोग वर्ण व्यवस्था के बारे में ज़रूर आप लोगों ने पढ़ा होगा और ये वैदिक काल से लेकर के गुप्त काल तक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन में रहा है। जैसे कि आप वैदिक काल में देखें जो वर्ण थी, वो उत्तर वैदिक काल तक आते-आते जातियों में परिणत हो गई और ये जातियाँ कहीं न कहीं से रेस के रूप में एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है, वो शुरू हो गया था। अब जाति तो आपने सोसाइटी में बाँधा, लेकिन विवाहों में भी 2 तरह के विवाह प्रचलित थे, एक अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम विवाह जो थे, वो ज़्यादातर फ़ेवर किए जाते थे, सोसाइटी के अनुरूप था। उसी तरह जैसे आज भी है, जो लव मैरिज करते हैं, वो आज भी कहीं न कहीं सोसाइटी में उनको उतना मान-सम्मान नहीं मिलता। ख़ासकर अंतर्जातीय कर ले तब तो और नहीं। उसी तरह पहले भी था। तो उसमें 2 तरह के विवाहों में एक तो होता था अनुलोम, दूसरा प्रतिलोम। दोनों के ही प्रतिफल जो होते थे, वो वर्ण संकर कहे जाते थे और वर्ण संकरों का कहीं से भी सोसाइटी में आदर-सम्मान नहीं होता था। आज भी कहीं न कहीं वो चीज़ व्याप्त है यहाँ पे। भले ही संविधान में समानता का अधिकार मिल गया है, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का रूल आ गया है, इसके बावजूद जब तक आप उसको समाहित नहीं करेंगे अपने अंदर समानता के अधिकार को, तब तक वो कुरीतियाँ विद्यमान ही रहेंगी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एक तरह से गाली के रूप में भी कई बार लोग चांडाल बोल दिए देते हैं, वो चांडाल है। तो एक्चुअली चांडाल होते कौन थे? बेसिकली ये गुप्त काल में ये ज़्यादा एक तरह से एपरेंट हुआ। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये जातियाँ जो थी, वो कई तरह की जातियाँ थी, जैसे अनुलोम विवाह के क्या प्रतिफल हुए, प्रतिलोम विवाह के क्या प्रतिफल हुए। तो ये चांडाल जो प्रजाति थी, वो ख़ास करके प्रतिलोम विवाह का प्रतिफल था। एक मान्यता है कि जो ऊपर के वर्ण हैं, वो अगर नीचे के वर्ण से शादी करें, उनको अनुलोम विवाह माना जाता है। अनुलोम विवाह यानी कि वो मान्य है सोसाइटी में। लेकिन अगर नीचे की जातियाँ अगर ऊपर की जाति की औरतों से शादी करे ख़ास करके, तो वो प्रतिलोम विवाह में आ जाता है और वो सोसाइटी के लिए मान्य नहीं होता था, अनुकरणीय नहीं होता था और इसमें सबसे निम्न जो प्रजाति थी, वो थी चांडालों की। और चांडालों में बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट था। वो हम लोग देखते हैं अभी कि क्या-क्या, किस तरह से ये बातें हुई और इसको हम लोग गहराई से समझते हैं। देखिए, इतिहास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर उसको आप सही से समझेंगे तो रुचि आएगी और जो है इसका आप रसास्वादन करें। तो हम लोग देखेंगे ओरिजिन एंड स्टेटस ऑफ चांडाल्स, ठीक है? तो यहाँ देखिएगा कि जो एंशिएंट जो सोशियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट था हमारा, जो कि वर्णाश्रम व्यवस्था था कहीं न कहीं, ठीक है? वर्णाश्रम व्यवस्था क्या होता है? जैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है? ये चर्चा है, ठीक है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ये चर्चा है, कौन-सा? पुरुष सूक्ता, ठीक है? पुरुष सूक्ता में कहाँ पर है? ऋग्वेद के 10th मंडला में, 10th मंडला। जिसमें वर्णाश्रम व्यवस्था की चर्चा है, ठीक है? वर्ण व्यवस्था, वर्ण का क्या मतलब है? देखिए 2 कलर होता है, एक तो कलर के रूप में इसका है और दूसरा प्रोफेशन के रूप में, ठीक है? तो यही बातें आप देखें कि उत्तर वैदिक काल तक आते-आते पोस्ट वैदिक जिसको कहते हैं पोस्ट वेदा के आते-आते ये क्या हो गया था? जाति में, कास्ट सिस्टम में ये बदल गया था। मतलब कि ये एक तरह से जेनेटिकल हो चुका था। मतलब जो जिस कास्ट में रहेगा, उसी कास्ट में रहेगा। अब ये कास्ट में रहने के बावजूद भी क्या होता था, सोशियोलॉजिकल जो बातें हैं, जब एक-दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता था कि विवाह की जो संस्था थी, उसमें एक होता था प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम, जिसके ये प्रोडक्ट हैं, प्रतिलोमा और एक होता था अनुलोमा। अनुलोमा में क्या होता था कि बड़े वर्ण के छोटे वर्ण से छोटे वर्ण के औरतों से शादी करते थे तो वो अनुलोम होता था, जबकि छोटे वर्ण के पुरुष अगर बड़े वर्ण के स्त्री से शादी करे तो वो होता था प्रतिलोम विवाह, ठीक है? तो इसी प्रतिलोम विवाह में ये चांडाल की ये यहाँ पर उत्पत्ति हुई है। तो ये सोशियोलॉजिकल जो है कंस्ट्रक्ट था, कब? पहले का ये गुप्त काल के लगभग ही ये बात है, ये शुरू हुई थी बातें। अब देखिए, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो बातें हैं, देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कंस्ट्रक्ट है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्ट में क्या है कि हमारा जो है
इमेंसिपेशन की बात कही गई है कि जो भी इस तरह से अस्पृश्य जातियाँ हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। कहाँ पर लाया जाए? मेन स्ट्रीम में लाया जाए, ठीक है? और इसी कारण आर्टिकल 17 की अवधारणा जो कि अनटचेबिलिटी है, वो रखी गई है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसके क्या-क्या बातें इसमें रही हैं, ठीक है? तो देखिए जो कंस्ट्रक्शन जो था, जो वर्णाश्रम का जो था और इनको जो कहा गया है वो कहा गया वर्ण संकर। ठीक है? वर्ण संकर तो दोनों ही को कहा गया, चाहे अनुलोम हो या प्रतिलोम हो, दोनों ही वर्ण संकर ही होते थे और वर्ण संकर का उस समय सोसाइटी में बिल्कुल ही अच्छी स्थिति नहीं थी। जैसे आप देखेंगे यहाँ सबसे लो देखिए शूद्र और किसका? ब्राह्मण स्त्री मतलब जो सबसे हाई है, उस औरत से शादी सबसे लो पुरुष ने किया। इसीलिए इसका जो प्रतिफल है, वो सबसे निम्न है, यानी चांडाल के श्रेणी में आते हैं। यानी अगर कोई भी ब्राह्मणी स्त्री हो, अगर शूद्र पुरुष से शादी करती है, उससे जो बच्चा होता है, उसको चांडाल कहा जाता था। अब देखिए इसमें क्या है एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में चांडाल को जो है वर्ण संकर थे और मिक्स वर्ण से जो है बोर्न होते थे। इसके अलावा मनुस्मृति टेक्स्ट में क्या है? ठीक है, पेरेंटेज रिजल्टेड इन द लोएस्ट पॉसिबल सोशल कैटेगराइज़ेशन इनका जो सोसाइटी में स्थान था चांडाल का, वो सबसे निम्न था, ठीक है? तो ये अंतर है आपके, ठीक है? अब देखिए, टोटल एक्सक्लूजन फ्रॉम ट्रेडिशनल वर्ना सिस्टम देखिए अब यहाँ जो बातें हैं आप देखेंगे कि जो पहले जो होते थे इसमें आ गए कौन आ गए? ब्राह्मण आ गए। कौन आ गए? ब्राह्मण, ठीक है? उसके बाद कौन आ गए? उसके बाद आ गए क्षत्रिय। कौन आ गए? क्षत्रिय। उसके बाद कौन आ गए? वैश्य आ गए। कौन आ गए? वैश्य। और उसके बाद जो है वो कौन है? ये आ गए आपके शूद्र, ठीक है? तो ये आपका जो है सिस्टम था वर्ण व्यवस्था का जो कि हमारे एंशिएंट काल में क्या मेडिवल में भी प्रचलित है, आज भी कहीं न कहीं प्रचलित है। ठीक है? अब देखिए इसमें जो क्या ख़ासियत है कि ये एब्सोल्यूटली सबसे लोएस्ट सिस्टम के जो हैं, ठीक है? सबसे नीचे स्तर के इनको माना गया है। ठीक है? आप देखेंगे कि प्लेस्ड entirely outside and below the traditional 4 tier social है ना? इन सब से इनको छोटा माना गया है, ठीक है? अब चांडाल जो क्या है, वो क्या है? अनटचेबल है, ठीक है? क्या है? अनटचेबल है, ठीक है? तो इनका स्टेटस जो है, वो क्या है? अनटचेबल स्टेटस है, ठीक है? क्लासिफाइड इन्हेरेंटली एज अनटचेबल, ठीक है? ये कैसे हैं? अनटचेबल हैं, अनटचेबल्स हैं। फिजिकल कॉन्टैक्ट विद देम बाय अपर कास्ट वाज सेवियरली रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है? रिस्ट्रिक्टेड था अपर कास्ट से। इसके अलावा प्रोहिबिटेड बाय एंशिएंट सोसाइटल लॉ, ठीक है? देखिए स्मृति जो है बेसिकली लॉ के विषय में बात करता है, चाहे वो याज्ञवल्क्य स्मृति हो, पराशर स्मृति हो, मनुस्मृति हो, तो ये सब लीगल एक तरह से बुक्स हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में ही इनकी चर्चा मिलती है, खास करके प्रतिलोम विवाह के जो प्रतिफल हैं, ठीक है? अब देखिए जो ज्योग्राफिकल सेग्रीगेशन इनका था आप देख सकते हैं कि ये सबसे बाहरी स्ट्रेटा में ये रहते थे। आप देखिए कि सबसे बाहर ये रहते थे, ठीक है? उसके बाद देखिए कि आपका जो है विलेज या सिटी सेंटर जो होता था, ये बीच में आपका अपर कास्ट वगैरह रहा करते थे। जितने देख रहे हैं ये सारे जो है बीच में ये लोग रहते थे, ठीक है? ये सारे बीच में ये लोग इन लोगों का स्थान होता था, ठीक है? आप पुराने ग्रामीण अगर आपको वैदिक काल समझना हो तो आप ग्रामीण सोसाइटी में चले जाएँ, आपको हड़प्पा काल समझना है तो आप शहरी सोसाइटी की तरफ आप देखेंगे, तो आपको लगभग आपको अंदाज़ा मिलेगा। आज भी गाँव में आप देखेंगे जो अपर कास्ट होते हैं उनका बीच में कहीं न कहीं मकान होता है, कहीं-कहीं मिंगल्ड भी होते हैं, ठीक है?
अब देखिए रिचुअल्स, रिचुअल से ये लोग बैन थे। देखिए पोस्ट एक्सक्लूसिवली इनटू लेबर, ठीक है? जानबूझ कर के लेबर में इनको भेजा जाता था। कंसिडर रिचुअली इम्प्योर, रिचुअल के लिए इम्प्योर माने जाते थे। मेनस्ट्रीम सोसाइटी में इनका कोई स्थान नहीं रहता था, ठीक है? परफॉर्मिंग लास्ट राइट्स एंड द क्रीमेशन ऑफ कॉर्प्सेज, इनका जो मेन जो रहता था, वो क्या रहता था? लास्ट राइट को परफॉर्म करते थे, ठीक है? कॉर्प्स को जलाने का, ठीक है? आज भी आप देखेंगे कॉर्प्स को जलाने के लिए कुछ खास वर्ग के लोग रहते हैं। डिस्पोजल एंड रिमूवल ऑफ डेड एनिमल्स, तो यही इनका काम होता था। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे तो इनको जो है बिल्कुल वर्णक्रम व्यवस्था से बिल्कुल अलग रखा गया था और इनको देखना भी कहीं न कहीं से पाप समझा जाता था और ये अपने साथ झाड़ू वगैरह लेकर चलते थे। इनका पद का भी वो गंदगी माना जाता था ताकि वो चलते रहें तो झाड़ू से साफ करते रहें। ये सारे इतिहास की बातें हैं, इसको आज के डेट में इनका कोई लेना-देना नहीं है। तो अब देखिए सोशल राइट्स क्या है? सेवियर कोडिफाइड रिस्ट्रिक्शंस, तो जो भी इनके होते थे, इनके लिए जो सोशल राइट्स होते थे, कैसे होते थे? सेवियर होते थे, कोडिफाइड रिस्ट्रिक्शंस होते थे, इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे, ठीक है? मूवमेंट पर भी रोक होता था एंड इंटीग्रेशन विद ब्रॉडर कम्युनिटी, ये सारे रोक जो है इनको लगा रहता था। खासकर सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो बातें हैं कि मूवमेंट पर भी इनके रिस्ट्रिक्शंस थे, है ना? और इंटीग्रेशन विथ ब्रॉडर कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें इनसे छीन ली गई थी, ठीक है? रिलीजियस राइट में आप देखेंगे तो रिलीजियस राइट में क्या-क्या है? स्ट्रिक्टली बार्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन मेनस्ट्रीम रिलीजियस रिचुअल्स और एंटरिंग टेम्पल्स, तो टेम्पल में भी इंटर करने से इनका कहीं न कहीं रोक होता था। तो ये सारी चीज़, इसके अलावा एजुकेशनल राइट आप देखेंगे तो एजुकेशनल राइट कंप्लीटली डिप्राइव्ड ऑफ एक्सेस टू ट्रेडिशनल लर्निंग, है ना? इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? आज भी आप देखें तो कहीं न कहीं इस तरह की शादियों से जो भी प्रतिफल होते हैं, उनसे कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो आप अब समझ चुके होंगे कि चांडाल की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके क्या कारण थे। अब देखिए अनुलोम-प्रतिलोम विवाह के एक इसके अलावा बहुत सारे जो है प्रतिफल थे। जैसे कि आप अयोगव को देखते होंगे, सूत को देखते होंगे। सूत जो है वो क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण स्त्री का संतान है, ठीक है? इस तरह से जो प्रतिलोम विवाह थे, उसमें सबसे निम्न में चांडाल आते थे जिसको कि बहिष्कृत रूप से देखा जाता था, उसे कोई अधिकार नहीं था। और शहर या गाँव के बाहर उसका निवास स्थान रहता था। जितने भी घृणित कार्य थे, वो इस जो है व्यक्ति से या इसके प्रतिफल से अ, कराए जाते थे और कहीं न कहीं ये अस्पृश्य जाति के रूप में जानी जाती थी। क्योंकि आज अनुच्छेद 17 के आने के बाद ये सारी चीज़ें हट चुकी हैं। लेकिन कहीं न कहीं सामाजिक भ्रांतियाँ अभी भी उसी तरह से विद्यमान हैं और लोग इसी तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं।